इन सब गैरेजेस को देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि ये ऐसी कुछ कंपनीज की शुरुआत थी जिनकी अब वैल्यूज मिलियंस में है, जैसे अमेज़ॉन, एप्पल या गूगल। एंड जैसे कि हम सब जानते हैं, हर बड़ी चीज़ की शुरुआत छोटे से ही होती है। तो आज हम भी एक ऐसे ही बिजनेस की बात करेंगे जिसे इंडिया में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड में पहचाना जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिनोलॉजी टिकर। मैं हूँ कीर्ति और आज हम बात करेंगे एचडीएफसी बैंक की सक्सेस स्टोरी की और देखेंगे कि कैसे आदित्य पुरी जी ने इस बैंक को इंडिया का नंबर 1 बैंक बनाया। जब भी एचडीएफसी की बात होती है तो आदित्य जी का नाम ऑटोमेटिकली हमें याद आ जाता है। आदित्य जी पिछले 25 सालों से एचडीएफसी के सीईओ रहे हैं एंड रिसेंटली उन्होंने रिटायरमेंट लिया है। वैसे तो उन्हें अपने एक्सपर्टीज, लीडरशिप क्वालिटी एंड बेस्ट सीईओ के लिए जाना जाता है, बट वो कुछ चीज़ों के लिए काफ़ी पर्टिकुलर थे। जैसे उन्होंने एक बार ऑफिस की कॉस्ट कटिंग करने के लिए अपने एम्प्लॉयज़ को ये कह दिया था कि अगर आपको चाय या कॉफ़ी पीनी है तो आप अपने घर से कप्स एंड मग्स लाएं, क्योंकि डिस्पोजल कप्स में कंपनी का बहुत खर्चा होता था। अब आप सोचेंगे कि डिस्पोजल पे इतना खर्चा कहाँ से हो रहा होगा, राइट? बट ऐसा करते करते उन्होंने सारे ब्रांचेस का मिला के अराउंड 50 लाख का कॉस्ट सेव कर लिया था। इसके अलावा आपने देखा होगा कि बैंक से हमें डायरीज एंड कैलेंडर्स वगैरह मिलते हैं, बट उन्होंने इस चीज़ को भी लिमिटेड प्रोवाइड किया था। आज के डेट में एचडीएफसी बैंक वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है और बहुत सारे ब्रांचेस भी हैं एंड बड़े बड़े ऑफिसेज भी हैं। बट आपको सुन के हैरानी होगी कि जब एचडीएफसी बैंक अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर रही थी तो उन्होंने अपना बैक ऑफिस एक इंडस्ट्रियल शेड से स्टार्ट किया था, जहां पर वो हर रोज़ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स फेस करते थे, जैसे चूहों का वायर काट लेना, पूरे फ्लोर पे इलेक्ट्रिसिटी वायर्स एंड पावर कट एंड और भी बहुत सारे। इनफैक्ट स्टार्टिंग में उनके पास प्रॉपर मीटिंग रूम्स नहीं थे, तो उन्होंने एक पीपल के पेड़ के नीचे ट्रेनिंग सेशंस लेना स्टार्ट किया। ऑल्दो उन्होंने फ्रंट ऑफिस हमेशा से ही बहुत अच्छा रखा ताकि कस्टमर्स को एक एक्सपीरियंस दे सके, बट ये भी उन्होंने काफ़ी जल्द ही रियलाइज़ किया कि कस्टमर को फैंसी ऑफिसेस नहीं बल्कि स्मूथ ट्रांजैक्शंस एंड फास्ट सर्विसेज चाहिए। एंड उन्होंने इस चीज़ पे वर्क करना स्टार्ट किया और एचडीएफसी पहली ऐसी बैंक है जिन्होंने अपने हर सिस्टम को सेंट्रलाइज किया, जिससे कस्टमर का यूज़र एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। इस जर्नी की शुरुआत तब हुई थी जब दीपक पारेख जी, जो कि एचडीएफसी लिमिटेड के चेयरमैन हैं, उन्होंने आदित्य जी को ऑफर दिया कि इस बैंक को वो रन करे, क्योंकि दीपक एंड आदित्य जी काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स थे एंड दीपक जी ये बहुत अच्छे से जानते थे कि आदित्य जी ही इस बैंक को चलाने के लिए राइट पर्सन है। आदित्य जी को जब ऑफर दिया गया था तब वो मलेशिया के सिटी बैंक के सीईओ थे एंड उन्हें बैंकिंग सेक्टर में ऑलरेडी 20 इयर्स का एक्सपीरियंस था। उन्होंने ये ऑफर एक्सेप्ट किया, बट एक ही कंडीशन में, जो कि थी उन्होंने दीपक जी से फ्री हैंड चाहिए था, दैट इज़ विदाउट एनी इंटरफेरेंस बैंक को ऑपरेट करना। एंड दीपक जी ने इस चीज़ को हाँ किया। जैसे कि आदित्य पुरी जी ने फॉरेन बैंक्स के साथ काम किया हुआ था, जिसकी वजह से वो जानते थे कि उन्हें इंडियन मार्केट में क्या ऑफर करना है। उन्होंने ये देखा कि पब्लिक सेक्टर बैंक के पास बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है एंड इवन मनी पावर भी है, बट अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं हैं। वहीं फॉरेन बैंक्स के पास अच्छे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज देने की कैपेबिलिटीज़ हैं, बट नेटवर्क नहीं है। तो उन्होंने इन दोनों चीज़ का कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करने का डिसाइड किया। जनरली पब्लिक सेक्टर बैंक्स कस्टमर को अच्छी सर्विस नहीं प्रोवाइड कर पाते एंड ये चीज़ अभी भी आपने देखी ही होगी, बट वहीं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स कस्टमर सर्विस को काफ़ी इंपॉर्टेंस देते हैं। एचडीएफसी बैंक ने अपनी शुरुआत कॉरपोरेट लेंडिंग से की थी, बट जैसे जैसे इकोनॉमी में चेंजेस आए तो उन्होंने रिटेल सेगमेंट को भी टारगेट करना स्टार्ट किया। कासा रेशियो बढ़ाने के लिए उन्होंने लो कॉस्ट कॉरपोरेट सैलरी अकाउंट्स ओपन कराए एंड उन्होंने साथ ही ये देखा कि बड़े बड़े कंपनीज जैसे कि टाटा एंड बिरला के लिए फाइनेंसिंग तो बहुत ईजी बात है, बट उनके कस्टमर्स एंड सप्लायर्स के लिए बहुत डिफ़िकल्ट। तो उन्होंने इस चीज़ को टारगेट किया एंड उन्होंने हर वो बड़ी कंपनी के वेंडर्स एंड डीलर्स को ऑन बोर्ड किया एंड लोन्स प्रोवाइड किए विथ लो इंटरेस्ट रेट्स। पर ऐसा करके उन्होंने पूरा एक चेन क्रिएट कर लिया। इवन उन्होंने रिटेलर्स को टारगेट करने के लिए पीओएस यानी पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन फ्री में प्रोवाइड किया एंड इन रिटर्न उन्होंने अपना करंट अकाउंट ओपन कराने के लिए कहा एचडीएफसी में। सेम चीज़ अगर आप आज की डेट में देखेंगे तो अब वो ई कॉमर्स साइट्स को टारगेट कर
रही है। जब भी आप फ्लिपकार्ट या मिंत्रा खोलेंगे तो आपको बैंक्स ऑफर्स दिखते हैं एंड जनरली एचडीएफसी के बैंक ऑफर्स हमेशा ही रहते हैं, जिससे हम जैसे कस्टमर्स उनके क्रेडिट कार्ड्स वगैरह के लिए अप्लाई कर देते हैं। और ऐसा करते करते उनका कस्टमर बेस बढ़ता चला गया एंड उन्होंने अपने और भी प्रोडक्ट्स को ऑफर करना स्टार्ट किया। आज आप देखेंगे तो एचडीएफसी ग्रुप ऑलमोस्ट हर फील्ड में आगे है, जैसे कि एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी लाइफ, एचडीएफसी अर्गो एक्सेट्रा। ये उनकी एक क्रॉस सेलिंग की टेक्निक थी, जिससे कि वो कस्टमर्स को अपने पास रिटेन कर सके। क्रॉस सेलिंग का मतलब कि अगर कोई एक पर्सन का एचडीएफसी में अकाउंट है तो बैंक ये ट्राई करती है कि आपके सारे ही इन्वेस्टमेंट्स, इंश्योरेंस, एफडीज सब उसी बैंक के पास हो। आई एम श्योर कि अगर आप कभी भी कोई भी बैंक विजिट करते हैं तो आपका बैंकर ज़रूर आपको क्रॉस सेल करने का ट्राई करता होगा। अगर हाँ तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ऐसा एक्सपीरियंस आपको किस बैंक के साथ हुआ है। आपने कभी ये सुना है कि कोई बहुत ही टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो बट वो फ़ोन्स यूज़ नहीं करता हो? नहीं, राइट? हमने भी नहीं सुना था। बट आदित्य जी ऐसे तो खुद फ़ोन यूज़ नहीं करते, बट उन्हें हर एक टेक्नोलॉजी के बारे में हमेशा पता रहता है और उनका हमेशा से मोटिव रहा है टेक्नोलॉजी के थ्रू बैंकिंग सर्विसेज को ईजियर एंड सिंप्लीफाई करना। एंड ये सेम चीज़ आईसीआईसीआई भी फॉलो करती है अपने बैंकिंग बिजनेस के लिए। आईसीआईसीआई बैंक एंड एचडीएफसी स्टार्टिंग से ही राइवल रहे हैं, बट आईसीआईसीआई हर चीज़ को पहले करने की ट्राई करती है एंड वो क्विकली किसी भी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेती है। और वहीं एचडीएफसी वेट करती है अपॉर्चुनिटीज़ के लिए एंड एंड में वो विनर रहता है, क्योंकि एचडीएफसी हमेशा दूसरों के एक्सपीरियंसेस से पेशेंटली सीखता है एंड देन किसी न्यू बिजनेस या टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करता है। एंड ये चीज़ एचडीएफसी ने अपने एक इंसिडेंट से सीखा था। जब एचडीएफसी बैंक का इनॉग्रेशन हुआ था तब उन्होंने मिस्टर मनमोहन सिंह जी को इनवाइट किया था एंड आदित्य जी उन्हें एटीएम वर्किंग का डेमो दे रहे थे एंड डेमो देने के लिए उन्होंने एक डमी कार्ड बनवाए थे एंड जब उन्होंने उस डमी कार्ड को यूज़ किया तो मशीन ने कुछ आगे प्रोसेस ही नहीं किया एंड इस चीज़ से एचडीएफसी ने कुछ सीखा एंड आगे से वो भले थोड़ा लेट चीज़ों को अडॉप्ट करती है बट जब करती है तो पूरे परफेक्शन के साथ करती है। आज भी एचडीएफसी बैंक टेक्नोलॉजी को एक डिफरेंशिएटर मानती है एंड उन्हीं प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करती है जो टेक्नोलॉजी को सुपीरियर रखते हों। एचडीएफसी बैंक पहली प्राइवेट लेंडर है जो 1 साल कंप्लीट होने से पहले ही पब्लिक हो गई थी एंड वो अराउंड 55 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब्ड हुई थी। अगर आप आज की डेट पे एचडीएफसी बैंक का शेयर देखेंगे तो वो अराउंड 1100 रुपये के आसपास चल रहा है। तो अगर उस टाइम किसी ने 10,000 रुपीज़ भी इन्वेस्ट किया होता तो उसकी वैल्यू आज 81 लाख होती। अगर हम इसे फॉरेन बैंक से कंपेयर करें तो बाहर की बैंक्स जनरली 1 से भी कम के पीबी पे ट्रेड कर रही होती है एंड वहीं एचडीएफसी बैंक का पीबी अराउंड 3 to 4 टाइम्स रहता है, यानी इन्वेस्टर्स को उनकी नेट एसेट वैल्यू का 4 टाइम्स देने के लिए रेडी है। इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट देखते हुए आदित्य पुरी जी ने हर स्टेप को स्लोली एंड स्टेडिली लिया। पहले उन्होंने कॉर्पोरेट लेंडिंग से स्टार्ट किया एंड जब बैंक थोड़ी सी स्टेबल हुई एंड और ब्रांचेस ओपन करने के लिए रेडी थी तब उन्होंने रिटेल सेगमेंट को टारगेट किया। देन उन्होंने रूरल सेगमेंट को टैप किया एंड छोटे छोटे शॉपकीपर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स को लोन देना स्टार्ट किया। उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि रूरल सेक्टर्स में लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा गोल्ड रहता है एज एन इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट जिन्हें वो मोनेटाइज कर सकते हैं एंड देन उन्होंने गोल्ड लोन देना भी स्टार्ट किया। आदित्य जी का विजन तो वर्ल्ड क्लास बैंक बनाना था, बट बैंकिंग को सिंप्लीफाई करते हुए उन्होंने इंडियन बैंक को इतना अच्छा बनाना था जिससे वो ग्लोबल पैरामीटर्स पे compete कर सके। अगर आप नोटिस करेंगे तो एचडीएफसी ने कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड कभी नहीं किया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द बैंक सेविंग अकाउंट पे ऑटो स्वीप फीचर प्रोवाइड करती है, बट एचडीएफसी अभी भी ये फीचर को बहुत ही लिमिटेड लोगों को प्रोवाइड करती है, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो उनकी कॉस्ट इंक्रीज होती है क्योंकि उन्हें हायर इंटरेस्ट रेट देने पड़ते हैं। ऐसा करके वो अपनी कॉस्ट एफिशिएंसी बना के रखते हैं। जब उन्होंने बैंक के सारे ब्रांचेस के सिस्टम को सेंट्रलाइज किया, उन्हें ये पता था कि भले ही आज उन्हें हैवी सर्विसेज के लिए काफ़ी कॉस्ट पे करनी पड़ रही है, बट लॉन्ग टर्म के लिए ये कॉस्ट डेफिनेटली वर्थ रहेगी। उन्होंने उन्हीं चीज़ों पे स्पेंड किया जिससे वो जस्टिफाई कर सकते थे एंड स्टार्टिंग से ही ये कल्चर को अडेप्ट किया, स्पेंड लेस एंड स्पेंड स्मार्ट। वैसे स्मार्टनेस उन्होंने सिर्फ कॉस्ट कटिंग में नहीं रखी थी, इनफैक्ट अपने रिस्क एक्सपोजर में भी शो की थी। उन्होंने उन्हीं इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी लिमिटेड एक्सपोजर दिया जो बहुत ही रिस्की थे, जैसे कि एयरलाइंस, रियल एस्टेट, एनबीएफसी, होटल्स,
फिल्म फाइनेंसिंग। उन्होंने इन सेगमेंट को बैन नहीं किया है कोई भी लोन देने से, बट जब भी लोन देना हो तो काफ़ी कॉशियस रह के दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने विजय माल्या की ब्रूइंग बिजनेस को लोन तो दिया था बट एयरलाइन बिजनेस को नहीं। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि उन्होंने अपने बिजनेस एंड फ्रेंडशिप को हमेशा अलग रखा था। एंड ऐसा करके HDFC ने हमेशा अपना कस्टमर का ट्रस्ट गेन किया है एंड वो कभी भी कोई भी स्कैम या कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व नहीं हुई, जैसे कि बाकी बैंक्स होती है, जैसे ICICI, PNB, SBI। ग्लोबली कोई भी बैंक लैक ऑफ टेक्नोलॉजी या प्रोडक्ट्स की वजह से कभी फेल नहीं होती, वो फेल होती है अपने रिस्क मैनेजमेंट की वजह से। एक अच्छी बैंकिंग इज़ ऑल अबाउट कीपिंग थिंग्स सिंपल एंड बेसिक्स पे फोकस करना एंड हमेशा अपने रिस्क के लिए कॉशियस रहना। एंड HDFC ने भी यही चीज़ हमेशा इम्प्लीमेंट की। ऑल्दो HDFC को बर्थ दीपक पारेख जी ने दिया एंड उन्होंने ही कोर टीम को डेवलप किया था, बट वो आदित्य पुरी जी थे जिन्होंने HDFC को यहाँ तक पहुँचाया है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही सक्सेसफुल लोगों की सक्सेस स्टोरीज़ को अनफोल्ड करें तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनता है। थैंक यू।